हाँ बेटा, इस वीडियो में अपने जो काव्य के दोष हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो दोष उन पर चर्चा हुई है, यानी कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य विषय है इसकी जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में जो पहला बिंदु था काव्य के गुण दोष, तो गुण हो गए हैं। गुण के बाद में अब दोषों पर चर्चा हो रही है, जिसमें काव्य दोष के जो भेद थे, पहले शब्द दोष, दूसरा वाक्य दोष, तीसरा अर्थ दोष और चौथा रस दोष। ये 4 प्रकार के दोष हैं। जो पहला था शब्द दोष, उसमें उसके जो भेद थे उन पर अपनी चर्चा हुई। अब शब्द दोष के बाद में यहां अपने जो चर्चा करेंगे वो है वाक्य दोष। क्या है? वाक्य दोष। आज इस वीडियो में वाक्य दोष पर, शब्द दोष के बाद में अगला इसमें आता है जो बिंदु है वो है वाक्य दोष। मतलब वाक्य दोष किसको कहते हैं, कहां होता है? जहां किसी वाक्य या वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है। जहां किसी वाक्य या वाक्यांश की जो रचना है वो दोषपूर्ण होती है तो वहां वाक्य दोष माना जाता है। जहां किसी वाक्य या वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण हो तो वह वाक्य दोष माना जाता है। इसके बाद में अब वाक्य दोष के जो आगे भेद है, वो भेद है, उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। इनमें पहला जो दोष आता है उसको कहते हैं न्यून पद दोष। क्या कहते हैं इसको? न्यून पद दोष। न्यून का मतलब कम से है। मतलब जब वाक्य की रचना की जाती है तो वाक्य रचना में किसी शब्द की जब कमी रह जाती है, वाक्य रचना करते समय जब वाक्य में किसी शब्द की क्या रह जाए, कमी रह जाए, तो वहां न्यून पद दोष होता है। वाक्य रचना में जब किसी शब्द की कमी रह जाए, चाहे वो छूट जाए या कमी रह जाए, तो वो न्यून पद। न्यून का मतलब ये है बेटा कम से, अर्थात किसी शब्द या पद की उस वाक्य में कमी होना। अर्थात किसी शब्द या पद की इसमें क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। इसलिए कमी रहने के बाद में इसमें अर्थ निकालने के लिए पाठक अपनी ओर से कुछ जोड़ता भी है। पूरा अर्थ निकालने के लिए जिस पद की, जिस शब्द की कमी रह जाती है उसके लिए पाठक अपनी ओर से कुछ जोड़ता भी है। इसलिए यह न्यून पद दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण, तो भी सच है धर्मराज। उदाहरण है उदाहरण देखिए बेटा, तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नई नहीं थी। तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नई नहीं थी, किंतु दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। किंतु किंतु दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। ये काव्य की पंक्तियां हैं बेटा, ध्यान दीजिए। वाक्य रचना करते समय किसी शब्द की, किसी पद की जब कोई कमी रह जाती है तो वहां न्यून पद दोष माना जाता है।
जैसे ये आपके सामने रचना है, पंक्तियां दी गई है। अब देखिए बेटा, तो भी सच है धर्मराज ज्वाला नई नहीं थी, किंतु दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। वह क्या खेल रही थी? वह क्या खेल रही थी? किसकी कमी रह गई? ये भी सच है धर्मराज की ज्वाला नहीं थी, अग्नि नहीं थी, दुचली आ रही थी, किंतु दुर्योधन के मन में वह अभय का मतलब यहां किससे है? ज्वाला से। इसका मतलब ज्वाला शब्द की कमी रह गई है यहां, इसलिए यहां ज्वाला शब्द जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के इसका पूरा अर्थ है वो सामने आ जाता है। ज्वाला शब्द यहां लगाते ही कि नीचे किंतु दुर्योधन के मन में वह वर्षों, वह का मतलब वह जो ज्वाला थी वो वर्षों से खेल रही। तो यहां ज्वाला शब्द की क्या रह गई है? कमी रह गई है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए इसके अंदर, पानी पावक पवन प्रभु। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। ये पंक्ति है बेटा, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। अर्थ देखिए बेटा इसका अर्थ है पानी पावक, पावक का मतलब क्या होता है? आग, पवन हवा, पानी आग हवा, ईश्वर प्रभु भगवान हो गया, ईश्वर हो गया। ये जो चीजें हैं पानी आग हवा और ईश्वर, साधु असाधु, साधु सज्जन असाधु असज्जन। पानी है, आग है, हवा है, ईश्वर है। ये सज्जन तथा असज्जन सभी के प्रति क्या करते हैं? समानता का व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार करते हैं। अब पानी पावक पवन आग पवन प्रभु, जो असाधु क्यों साधु, ये समानता का व्यवहार करते। इसलिए अब पाठक को अर्थ निकालने के लिए अपनी तरफ से इनके अंदर इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो न्यून का अर्थ ही क्या होता है बेटा? कम, कि जहां किसी पद की किसी शब्द की कमी रह जाती है तो वहां न्यून पद दोष माना जाता है। इसके बाद में आता है अधिक पद तव, दूसरा है न्यून का मतलब था कम और अधिक का मतलब क्या है? ज्यादा। जब इस शब्द को हम पढ़ते हैं तो ये बात इसका अर्थ समझ में आ जाता है, अधिक का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। तात्पर्य इसका कि जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों या पदों का निरर्थक प्रयोग होने लगता है या किया जाता है तो वाक्य रचना में जरूर से ज्यादा अधिक शब्दों का या पदों का निरर्थक प्रयोग होता है, तब वहां अधिक पद तब दोष माना जाता है। ध्यान दीजिए बेटा कि जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्दों या पदों का निरर्थक प्रयोग होता है तब वहां अधिक पद दोष माना जाता है। या फिर यूं कहें कि जब कवि काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको दूर करने पर या हटा देने पर भी अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं आती तो वहां अधिक पद तब दोष माना जाता है। कि जब कवि काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर, दूर करने देने पर भी, अलग कर देने पर भी अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं आती तो वहां अधिक पद तब दोष होता है। जैसे उदाहरण देखिए बेटा, पुष्प पराग से
पुष्प पराग से रंग कर भरमर गुंजराता है। पुष्प पराग से रंग कर भरमर गुंजराता है। अब देखिए बेटा, अगर यहां पुष्प शब्द है, इसको हटा देंगे, दूर कर देंगे, तो भी अर्थ अपने आप में क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पराग शब्द है उससे वाक्यार्थ की पूर्ति होती है। पराग, पुष्प पराग से, पराग जो शब्द है इससे वाक्यार्थ की क्या होती है? पूर्ति होती है। या पुष्प पराग, जरूर से ज्यादा आ गया, जरूर से ज्यादा कवि ने प्रयोग कर लिया है। यहां पुष्प से रंग कर या पराग से रंग कर भरमर गुंजराता है, तो पुष्प को हटा देने पर भी इसका अर्थ समझने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए पुष्प है वो जरूर से ज्यादा निरर्थक रूप के अंदर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां अधिक पद तव दोष है। कौन सा दोष है? अधिक पद तव दोष। इसके बाद में वाक्य दोष में पहला न्यून पद दोष, दूसरा अधिक पद दोष और तीसरा है अकर्मतव दोष। अकर्मतव दोष। देखिए बेटा, शब्द से ही आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है। अकर्म, कर्म निरंतर सिलसिला जो बना रहता है। अकर्म जिसमें निरंतरता नहीं होती है, जिसमें कोई कर्म तय नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, अकर्मतव दोष। मतलब कि जहां वाक्य में शब्दों का जो कर्म है वो ठीक से नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, तो वहां अकर्मतव दोष होता है। कि जहां वाक्य में शब्दों का जो कर्म होता है वो ठीक ढंग से नहीं होता है, विधिवत रूप से नहीं होता है, तो वहां अकर्मतव दोष माना जाता है। और एक और इसमें बात है, यह जो कोई शब्दों की बात नहीं है बेटा, ये दोष विभक्ति चिन्हों, अवयवों, उपसर्ग आदि के कर्म भंग होने पर भी होता है। ध्यान देवे बेटा, यहां इस बात का जरूरी नहीं है कि जहां शब्दों का ही कर्म है, सिलसिला है, वो भंग होने पर ही होता है, नहीं। इसके अलावा ये विराम चिन्ह की कार की जो विभक्तियां हैं, विराम चिन्हों की विभक्तियां हैं, उनके लोप होने से, अवयव या उपसर्ग आदि के कर्म भंग होने पर भी यह दोष वहां होता है। कौन सा? अकर्मतव दोष होता है। जैसे ऐसे देना प्रकट दिखला, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। उनकी देखिए बेटा, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। अब देखिए इसके अंदर अकर्म की बात हो रही है, कर्म से ही नहीं है। यहां कर्म सही नहीं है। ऐसे देना क्या होना चाहिए था? ऐसे दिखला देना। सही बात जस्ती ना, वाक्य का क्रम सही बनता। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, जची नहीं है बेटा। ऐसे दिखला देना प्रकट नित्य आशंकिता हो, तो यहां जो देना शब्द है यह दिखला शब्द के बाद में आना चाहिए। देना शब्द है ये किसके बाद में आना चाहिए था? दिखला शब्द के बाद में आना चाहिए, लेकिन पहले आ गया। इसका मतलब इसका कर्म भंग हो गया। तो यहां कौन सा दोष है? अकर्मक दोष। इसी तरह से एक और पंक्ति देखिए,
विषव में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अगली पंक्ति, विषव में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। विषव में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब यहां गौर करने की बात है बेटा, विषव में लीला निरंतर कर रही है मानवी, क्या होना चाहिए था? विषव में मानवी लीला निरंतर कर रही है। मानवी शब्द है वो लीला से क्या आना चाहिए? पहले आना चाहिए, कि तब अर्थ निकलता इसका सही कि प्रभु है वो विषव में निरंतर क्या कर रहे हैं? मानवीय लीला कर रहे हैं। यहां मानवी शब्द बाद में आया, इसका मतलब कर्म भंग हो गया इसका, यहां कर्म सही नहीं चला है। ये कहां होता? विषव में मानवीय लीला निरंतर कर रही है, कि भगवान है, ईश्वर है, वो विषव के अंदर निरंतर है, मानवीय लीला कर रही है। तो यहां कर्म भंग हो जाता है, इसलिए कर्म सही नहीं है, अकर्म हो गया है, यानी अकर्मता दोष माना है। इसके बाद में अगले पर चर्चा कर रहे हैं, चौथा, वाक्य दोष का चौथा जो भेद है, यानी वो भेद है, वो है पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष बेटा, पुनः दोबारा, पुनरुक्ति, कोई युक्ति, कोई शब्द, उसका पुनः आना, दोबारा आना। तो शब्द है, युक्ति है, वो पुनः आ जाती है, दोबारा आती है। जहां मतलब जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है। जैसे मैं लौटकर वापस आऊंगा, मैं लौटकर वापस, अब लौटना और वापस एक ही बात है बेटा, एक इनमें से एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। मैं संध्या को लौटकर वापस आऊंगा, मैं संध्या को वापस आऊंगा या संध्या को लौटकर आऊंगा, सही होना चाहिए। लेकिन दो बार आ गया एक अर्थ वाले, अनावश्यक प्रयोग हो गया है। तो इसी तरह से जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः पुनः दोबारा अनावश्यक प्रयोग होता है, तो वहां पुनरुक्त दोष माना जाता है। कौन सा दोष माना जाता है? पुनरुक्त। जैसे कोमल वचन सभी को भाते, देखिए बेटा, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। ध्यान दीजिए बेटा इन पंक्तियों के ऊपर, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अब पंक्ति में बहाना और अच्छा लगना, कोई चीज बहाती है, अच्छी लगती है तभी वो बहाती है, और अच्छे लगने का मतलब बढ़ने से है। यानी दोनों ही शब्दों का अर्थ क्या है? एक है। तो एक ही अर्थ वाले शब्दों पुनः आ गए हैं, दोबारा आ गए हैं, पुनरुक्ति हो गई है, युक्ति दोबारा आ गई।
इसलिए यहां पुनरुक्ति दोष है। एक और उदाहरण, दृश्य बड़ा रम्य, दृश्य बड़ा रम्य, मंजू, मंजू के बाद में सुंदर, मनोहर। दृश्य बड़ा या रम्य, मंजू, सुंदर, मनोहर। तात्पर्य बेटा कभी बताना चाहता है, क्या कह रहा है? दृश्य बड़ा क्या था? रम्य था। और रम्य शब्द का मतलब क्या होता है? सुंदर। मंजू का अर्थ भी क्या होता है? सुंदर। सुंदर है, मन और मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, यानी सुंदर से होगी। तो रम्य शब्द के प्रयोग के बाद में उसी अर्थ के लिए मंजू है, सुंदर है, मनोहर है जैसे शब्द नहीं। तो ये शब्द अनावश्यक रूप से यहां प्रयोग में लिए गए, ये उक्तियां दोबारा आ गई, इसलिए यहां पुनरुक्ति दोष है। कौन सा दोष है? पुनरुक्ति दोष। तो ये जो चार भेद थे बेटा, ये वाक्य दोष थे। वाक्य दोष के कितने थे? चार भेद। पहला न्यून पद दोष। कौन सा था? न्यून पद दोष। न्यून का मतलब क्या था? कम से। ये शब्द की वाक्य की रचना करते समय जहां ये शब्द या पद की क्या रह जाती है? कमी रह जाती है, तो उसको न्यून पद कहते हैं। दूसरा था अधिक पद। तो अधिक का मतलब क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जहां वाक्य रचना में आवश्यकता से अधिक शब्दों या पदों का निरर्थक प्रयोग होता है, तो वहां अधिक पद तो दोष होता है। तीसरा था हमारा अकर्मत्व दोष, कि जहां शब्दों वाक्य में शब्दों का जो क्रम है वो ठीक नहीं होता है, क्रम बिगड़ जाता है, और यह क्रम विभक्ति चिन्हों, अव्यय, उपसर्ग आदि के क्रम को भंग करने से भी होता है, इसलिए यहां अकर्मत्व दोष होता है। और चौथा जो था वो पुनरुक्त दोष, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है। जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः का मतलब दोबारा अनावश्यक प्रयोग होता है, तो वहां पुनरुक्त दोष होता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य दोष के चार भेद थे बेटा हमारा, न्यून पद दोष, अधिक पद का, अकर्मत्व और पुनरुक्त दोष। कौन सा है? पुनरुक्त दोष। अब इसके बाद में पहले हमने शब्द दोष पढ़ा, फिर हमने वाक्य दोष। अब वाक्य दोष के बाद में तीसरी जो बात आती है, तीसरा जो दोष का प्रकार है वो है अर्थ दोष। वाक्य दोष के बाद में अर्थ दोष। अब हमारी जो चर्चा रहेगी, जो बातचीत होगी, वो होगी अर्थ दोष को लेकर। अर्थ दोष से समझे बेटा कि जहां वाक्य या रचना में अर्थ को ग्रहण करते समय कोई दोष, कोई बाधा, विघ्न पाठक या श्रोता के सामने आता है, तो वहां अर्थ दोष माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्थ दोष। इसमें सिर्फ एक ही है बेटा, इसका भेद है, वो है दुष्कर्मत्व। अर्थ दोष के अंदर एक इसका भेद है, वो है दुष्कर्मत्व दोष। अब दुष् जो उपसर्ग है अपने आप में, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? बुरा, गलत। मतलब इसका ये कि जब या जहां शास्त्रों के अनुसार या लोक प्रचलित परंपरा में प्रसिद्ध कर्म के विपरीत, जहां शास्त्र सम्मत या
लोक व्यवहार की जो परंपरा है, लोकाचरण की जो परंपरा है, जहां शास्त्र सम्मत लोक परंपरा में प्रसिद्ध कर्म के विपरीत किसी बात का जब वर्णन किया जाता है, ध्यान देवें, जहां शास्त्रों या परंपरा, किसी परंपरा में प्रसिद्ध कर्म के विपरीत, शास्त्रों में और परंपरा के अंदर जो कर्म दिया जाता है, कोई बात कही जाती है, उसके विपरीत किसी बात का वर्णन किया जाता है, तो वहां दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। कौन सा दोष माना जाता है? दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। ध्यान देवे बेटा कि जहां शास्त्रों और परंपरा में प्रसिद्ध कर्म के विपरीत किसी बात का वर्णन किया जाए तो वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे मारुत नंदन मारुत हो, मारुत नंदन मारुत हो, मारुत नंदन मारुत हो, मन को खगराज को वेग लजायो। पंक्ति है, मारुत नंदन मारुत हो, मन को खगराज को वेग लजाए। खगराज पक्षियों का राज, मन बात है बेटा, शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए या परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन यहां वो चीज देखने को हमें नहीं मिल रही है, विपरीत है, उल्टी बात कही गई है बेटा रचनाकार का। यहां कवि ने मन को सही क्रम में नहीं रखा है बेटा, मन को मारुत नंदन मारुत हो, मन को खगराज को वेग लजायो। यहां कवि ने मन को सही क्रम में नहीं रखा है। मन का वेग, मन की जो गति है, वो गति, मन की जो गति है, मन का जो वेग है, वो खगराज के वेग से अधिक होने के कारण सबसे अंत में दिया है। इसका क्या किया है? सबसे अंत में। मन तो चंचल होता है, तीव्र दौड़ता है बेटा सभी चीजों से। अब कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब कवि खुद नहीं पहुंचता है, कवि की जो मन की जो कल्पना होती है वो उस जगह पर पहुंच जाती है। इसलिए मन तो सबसे तीव्र भागने वाला, दौड़ने वाला होता है, लेकिन कवि ने यहां क्रम को क्या कर दिया है? क्रम के विपरीत बात कही है। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो, तो यहां कवि ने मन को सही क्रम में नहीं रखा है। मन का वेग मारुत, यहां कवि ने मन का जो मारुत, मारुत हवा को कहते हैं बेटा, पवन, और खगराज के वेग से अधिक होने के कारण सबसे अंत में रखा है। जबकि कवि शास्त्र में प्रचलित कर्म के विरुद्ध यहां शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह दुष्कर्मत्व दोष है। कर्म के अनुसार नहीं है, कर्म के विपरीत है, इसलिए यहां दुष्कर्मत्व दोष है। ये एक ही था बेटा अर्थ दोष का, जिसमें कौन सा आता है? दुष्कर्मत्व दोष आता है। इसके बाद में, अर्थ दोष के बाद में अगला है रस दोष। ये चार बताए थे मैंने काव्य दोष में। पहले शब्द दोष, उसके बाद में वाक्य दोष, फिर अभी किया है अर्थ दोष, और चौथा है रस दोष। अब इस पर हमारी चर्चा रहेगी, रस दोष पर। इसमें कोई उपभेद वगैरह नहीं है, ये एक ही है बेटा, रस दोष चौथा। देखिए बेटा, रचनाकार जो होता है या जो काव्य की रचना करता है, उस काव्य का उद्देश्य क्या होता है?
उसका उद्देश्य होता है रसास्वादन, आनंद की प्राप्ति। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वादन पैदा करना है। रचना में क्या हो? आनंद हो, काव्य का आनंद हो, काव्य का रस हो। इसमें किसी तरह की अगर कोई कमी रहती है या कोई व्यवधान आता है तो फिर वहां रस दोष माना जाता है। काव्य में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए, कोई विघ्न बाधा आ जाए या व्यवधान आ जाए तो वहां फिर वो रस दोष कहलाता है। यानी भाव है, विभाव है और संचारी भावों का उचित रूप के अंदर विवेचन न होने पर, भाव, विभाव और संचारी भावों का उचित रूप के अंदर विवेचन न होने पर, यानी प्रतिकूल अवस्था में चित्रण अगर उनका किया जा रहा है तो फिर वहां रस दोष होगा। भाव, विभाव और संचारी भावों का उचित रूप के अंदर अगर विवेचन नहीं हो रहा है तो प्रतिकूल अवस्था में अगर उनका चित्रण किया जा रहा है तो वह रस दोष माना जाएगा। जैसे श्रृंगार रस के अंदर अगर करुण रस का जिक्र किया जाए तो वो बात कभी जचेगी नहीं। श्रृंगार रस का वर्णन करना है तो श्रृंगार रस से संबंधित बातों का ही वर्णन होगा। आगे वर्णन किया जा रहा है श्रृंगार रस का, उसके अंदर अन्य करुण रस की, रुद्र रस की, शांत रस की बातें उसके अंदर और जोड़ी जा रही है तो वो रस दोष बन जाएगा। यानी पाठक है वो सही मायने के अंदर रस का आनंद है वो नहीं ले पाएगा। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण से ये बात स्पष्ट होगी। खेलो आज गोरी, पंक्ति है, खेलो आज गोरी, गोरी करत निहोरी हम। खेलो आज गोरी, खेलो आज गोरी, गोरी करत निहोरी हम। पल को पतो न यहां, पल को पतो न यहां, काली कहां होई गो। अब देखिए बेटा, खेलो आज होरी, गोरी करत निहोरी हम। नायक नायिका से कह रहा है कि आज तुम मेरे संग होली खेलो, आज होली खेलने के लिए मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं, मैं तुम्हारे। निहोरे ने कहा श्रृंगार रस, नायक और नायिका का मिलन यानी प्रेम की बातें, श्रृंगार रस का वर्णन है पहली पंक्ति के अंदर। लेकिन पल को पतो न यहां, काली कहां होगी। पल को पतो न यहां, पल क्षण भर बाद का पता नहीं है कि यहां काले, कल यानी समय से, काल से भी है, समय से भी है, क्या होने वाला है। पहले में श्रृंगार रस की बात हो गई है तो दूसरी पंक्ति के अंदर वैराग्य भाव है वो पनप रहा है, यानी वैराग्य सूचक भाव पैदा हो रहा है। तो ये बात है जमी नहीं है, जची नहीं है, इसलिए यहां ये कौन सा दोष है? रस दोष है। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको जो काव्य के दोष है चारों प्रकार के, पहला शब्द दोष, उसके जो भेद थे वो उसमें बताए हैं मैंने आपको। उसके बाद में वाक्य दोष, वाक्य दोष के चारों भेद है वो आपको बताए हैं। उसके बाद में अर्थ दोष और फिर रस दोष। ये चारों दोष जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन पर अपनी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। और आगे अपने अगले बिंदु के ऊपर जो दूसरी इकाई है उसके दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।